तो देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का कल आखिरी दिन और उससे पहले आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनके विदाई समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है और किस तरीके से आज देश रामनाथ कोविंद को याद कर रहा है, हम इस पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे संवाददाता नीरज पांडे और साथ ही प्रशांत दोनों लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मनीषा प्रियम जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिबांग आप देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। साथ ही राजेश बादल जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मनीषा प्रियम जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। रामनाथ कोविंद सज्जन, विनम्र, मृदुभाषी, एक साधारण से व्यक्तित्व के तौर पर हमने कैसे राष्ट्रपति को देखा, आप आज उन्हें किस रूप में याद कर रही हैं? देखिए, आज भी जब उनके विदाई का समारोह हो रहा है और शहर में झीनी झीनी बारिश है, उस दिन रामनाथ कोविंद जब उन्होंने इस पद का ग्रहण किया और जो एक्सेप्टेंस स्पीच उनकी रही, हम ओबामा की स्पीचेस की तरफ देखते हैं, पर श्री रामनाथ कोविंद जी की उस स्पीच में उन्होंने बताया था उस झोपड़ी की बात जिसमें झीनी झीनी बरसात में पानी रिस रिस के टपकता था। कैसी पृष्ठभूमि और कैसा बचपन और कैसे उस तरह से अपने पाँव को जमाया उन्होंने एक छोटे शहर में वकालत की, वहाँ से राजनीति का दामन। तो कहीं ना कहीं स्मृति चित्र में वो भाषण उनका बिल्कुल रेखांकित, कानों में तो रेखा नहीं जड़ी दी जा सकती, लेकिन वो आवाज़ उनकी ऐसी थी कि उससे चित्र उस झोपड़ी का उत्पन्न हो जाता था जिसके कि छेद से झिरझिर रिस कर बरसात की बूंदें आती थी। आज भी सम्माननीय तरीके से जब प्रेसिडेंट और वहाँ से विदाई ले रहे हैं, तब मैं यही कहूँगी कि उस झोपड़ी से, उस साधारण जीवन से जो बातें उन्होंने सीखी, उसी तरह से एक संचित जीवन जिया गया। राष्ट्रपति भवन जो है वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है और महिमा मंडित रही। किसी तरह की बात, किसी तरह की हवा जो है उसके इर्द गिर्द नहीं चली। केवल उनके संयम, उनके भाषाई संयम और व्यक्तित्व के संयम की बात जो है वो रिस रिस कर ठीक उसी तरह आती रही जैसे रिस रिस कर रिमझिम बूंदें कभी उनके गांव की झोपड़ी में आती थी। बहुत ही शानदार तरीके से आपने विश्लेषण किया मनीषा जी। आगे भी आपसे मैं बात करूंगी। दिबांग, आप कैसे देख रहे हैं, मतलब एक छोटी सी जगह से उठकर सुप्रीम कोर्ट से फिर वो राज्यसभा, फिर राजभवन, उसके बाद राष्ट्रपति भवन, ये उनका कार्यकाल रहा है, अब तक का एक सफर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जो बात मनीषा जी कह रही थी वही बात है। और वैसे ही उनसे 2 बार मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में। दोनों बार बहुत संयम, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत हंस के मिलने में बात करना, इस तरह के व्यक्तित्व उनका रहा शुरू से, वही दिखाई दिया। इस बीच इस तरह की परंपरा भी है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। कुछ राष्ट्रपति बोलने वाले भी यहाँ पर रहे और अलग हट के चलने वाले भी रहे। ये दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे कोविंद जी। पहले जो थे के.आर. नारायणन साहब जो थे वो पहले डिप्लोमेट थे, एक ज़माने में पत्रकार भी थे। उन्होंने गांधी जी का भी इंटरव्यू लिया था एक ज़माने में और वो दलित रहे। वो कुछ अलग थे इनके मुकाबले में। सिर्फ ये मैं जान रहा हूँ कि मुकाबला इस तरह का जब तुलना होती है तो परेशानी होती है, पर मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इस तरह के भी राष्ट्रपति रहे जिन्होंने जब सरकार बर्खास्तगी की बात हुई थी राबड़ी देवी की वाजपेयी सरकार में, तो उन्होंने वापस भेज दिया था। इंद्र कुमार गुजराल ने भेजी थी कल्याण सिंह वाली रिक्वेस्ट, तो वो वापस भेज दिया गया था। क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते थे ये बड़ी एक चीज़ होती थी कि सरकारें बर्खास्त की जाती थी और राष्ट्रपति का बड़ा क्रूशल रोल उसमें होता था। अगर आप देखें तो यहाँ बिल क्लिंटन आए हुए थे और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था जिससे बड़ी हलचल थी यहाँ उन दिनों। उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे डेंजरस क्षेत्रों में है, एरियाज़ में है। और उसका उन्होंने बैंक्वेट में जवाब दिया था नारायण साहब ने कि जब कोई इस तरह की बात करता है तो वो दरअसल में उन लोगों को मदद देता है जो यहाँ पर अशांति फैलाना चाहते हैं। तो वो एक अलग रंग के थे। खुद कहते थे कि मैं रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री नहीं। खुद उन्होंने राष्ट्रपति रहते मेरे ख्याल से पहले राष्ट्रपति जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया प्रेस में। तो वो एक अलग किस्म के रहे। एक बड़ी लंबी परंपरा है और जो मनीषा जी सही करें कि गरिमा के साथ, एक संयम के साथ चलने वाले, उनमें ये प्रमुख रहे। बीजेपी के पार्टी के सदस्य, पहले सदस्य जो राष्ट्रपति बने, तो वो सारी चीज़ें उनमें दिखाई दी और उनको इसी तरह से बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा।
बिल्कुल, और आज देश रामनाथ कोविंद को इसी तरीके से याद भी कर रहा है। राजेश बादल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप किस तरीके से आज रामनाथ कोविंद को याद कर रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इनके इस पूरे कार्यकाल को? देखिए, रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है, मुझे लगता है कि ऐसे में जबकि भारतीय राजनीति स्थिर है और ऐसी सूरत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है एक ठहरा हुआ कार्यकाल है। कभी उन्होंने अपने आप को विवादों में नहीं आने दिया, और जैसे कि अभी दिबांग बता रहे थे कि आर नारायणन या उससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो थे, तो चूंकि वो एक दौर ऐसा था कि जब भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर था, बार बार मध्यावधि चुनाव हो रहे थे और बहुमत की सरकारें नहीं आ रही थीं, तो ऐसे में राष्ट्रपति की जो भूमिका थी संवेदनशील और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लेकिन रामनाथ कोविंद जब भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आए, तो उस समय एनडीए की सरकार बहुमत में थी, और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में आई। तो कोई बहुत ऐसी उनके सामने चुनाव या राजनीतिक जो है वो ऐसी कोई प्राथमिकताएं नहीं आई कि जिसमें उनको चुनौती का सामना करना पड़ता। लेकिन उनको जिस बात के लिए याद किया जाएगा, उन्होंने हमेशा अपनी जो डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, वो उन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा, मृदुभाषी और मिलनसार, और अपनी योग्यता की छाप उन्होंने छोड़ी। जी, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।